जीरो इनकम टैक्स, इजी बिजनेस सेटअप, ग्लोबल रीच, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मिलके यूएई को इंडिया के क्लोजेस्ट एक इन्वेस्टमेंट हब बनाते हैं। चाहे आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो जो अपने पोर्टफोलियो को ग्लोबल करना चाहते हैं, या बिजनेसमैन हो जो अपने बिजनेस को दुबई में एक्सपेंड करना चाहते हैं, दोनों के लिए यूएई बहुत अच्छा मार्केट बन चुका है। इस पॉडकास्ट में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे इंडियन इन्वेस्टर्स यूएई में कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिजनेस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर और सेक्टर सेफ हैं, कंप्लायंस, टैक्स, रेजिडेंसी और गोल्डन वीजा, इनका इन्वेस्टमेंट और बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होता है। आज के हमारे गेस्ट हैं सीए राजीव गुप्ता, जो पिछले 25 सालों से इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं और पिछले 4-5 सालों से यूएई में भी उन्होंने अपना ब्रांच ऑफिस खोला है। ये अब तक बहुत सारे लोगों को हेल्प कर चुके हैं यूएई में इन्वेस्ट करने के लिए और बिजनेस सेटअप करने के लिए। अगर आप भी अपने इन्वेस्टमेंट और बिजनेस को ग्लोबल करना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को पूरा सुने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे इवन यूट्यूबर्स भी दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। एक एमिरेट्स है, वहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैसीनो वहाँ पर एस्टेब्लिश होने वाला है। यूएई में मान लीजिए किसी ने अपार्टमेंट परचेज किया तो रेंटल इनकम किस तरह से? बहुत सारी कंप्लायंसेस हैं जिसको पूरा कर लेना चाहिए समय पर। दिल्ली एनसीआर में देखते हैं कोई अपार्टमेंट परचेज किया, अभी बिल्डिंग बन रही है, 2 साल से ईएमआई भी दे रहे हैं लोन की, लेकिन वो बिल्डिंग 10-10 साल से नहीं बनी। ऐसा कुछ आपको दुबई में देखने को मिला? जैसे तेल खत्म हो रहा है उनके पास, तो उस हिसाब से उन्होंने अपनी और साधन बढ़ा दिए कि भाई आओ इन्वेस्ट करो और रहो, जिससे हमारी इनकम बढ़ रही है। सर, हर कोई आज इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अपनी पॉकेट में से थोड़ा थोड़ा बचा के लोग शेयर मार्केट में लगा रहे हैं या रियल एस्टेट में लगा रहे हैं। लेकिन आजकल ट्रेंड थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि लोग दुबई की तरफ मूव कर रहे हैं। तो दुबई में, या हम अरब एमिरेट्स की बात करें, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं? देखिए, जो दुबई में जितने लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं तो उसमें भी 2 क्लास हम कवर कर लेते हैं। एक प्योरली जो वहाँ पर अपना बिजनेस एक्सप्लोर कर रहे हैं, यहाँ पे भी इंडिया में भी काम करते हैं, तो उनको लगता है कि बिजनेस तो पहले से उनके पास नॉलेज भी है, वर्किंग भी है, तो उससे कुछ वहाँ पर अर्निंग भी कर लें। कुछ प्योरली इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, तो वहाँ पर आपने आज की डेट में देखा होगा एक्सपो 2020 आने के बाद खास तौर से वहाँ पर रियल एस्टेट में बहुत बूम आया वहाँ पर, और भी सेक्टर्स है जहाँ पर काफ़ी वर्क हो रहा है। तो अगर आप रियल एस्टेट की, मैं अगर अभी जैसे आपने पूछा तो रियल एस्टेट की बात करूँ, तो इनकेस अगर आप वहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो रेंटल इनकम ही 6 to 8% आपके पास है। उसके अलावा सबसे अच्छी बात वहाँ पर है, आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मिल रही है। तो आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको वीज़ा की बहुत सारी वहाँ पर रिलैक्सेशन है। फिर अगर आप वहाँ पर जो मनी आपको जनरेट कर रहे हैं, आप उसको फर्दर, वो टैक्स फ्री आपके इंडिविजुअल पे कोई टैक्स भी नहीं है वहाँ पर किसी भी तरीके से, अगर आप फर्दर इनकम जनरेट करते हैं। प्रॉपर्टी अगर आप रीसेल करते हैं तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। तो इस तरीके के जो बेनिफिट्स है रियल एस्टेट सेक्टर्स के अंदर बात करें, कोई अगर और इन्वेस्टर की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे जो गवर्नमेंट की तरफ से, यूएई की तरफ से, क्योंकि बहुत रिलैक्सेशंस हैं काफ़ी चीज़ों में, तो वहाँ क्या होता है, जैसे डीआईएफसी में आप चले जाए तो डीआईएफसी की आप बात करें, एंजल इन्वेस्टमेंट काफ़ी चल रहा है। इवन जो स्टार्टअप्स अगर कोई वहाँ पर सोच रहा है तो उसके लिए भी बहुत सारे तरीके की वहाँ पर फैसिलिटी दी जा रही है। तो सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पर करेंसी अपना में स्टेबल है, लोगों का भरोसा ज़्यादा है, टैक्स लो जो है वो आपको बहुत रिलैक्स है, टैक्स फ्री जोन काफ़ी है वहाँ पर। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है यूएई में जाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अगर हम इंडियन इन्वेस्टर्स की बात करें तो आपको क्या देखने में आता है कि किस सेक्टर में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखो, इन्वेस्टर के लिए वहाँ पे बात करेंगे तो बहुत सारे सेक्टर्स आज की डेट में हैं। जैसे आपको फाइनेंस के अंदर आप देखिए, कंसल्टेंसी के अंदर आप देखिए, रियल एस्टेट तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। उसके अलावा अगर आप बात करें, हेल्थ के अंदर काफ़ी वहाँ पर बूम है, ठीक है, हेल्थ सेक्टर्स काफ़ी है, सर्विस सेक्टर्स के अंदर काफ़ी रिक्वायरमेंट्स है, और एआई आजकल टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, जितनी गेमिंग है, बाकी है, सर्विस इंडस्ट्री का जितना पार्ट है, तो वो वहाँ पर फ्री जोन होने की वजह से टैक्स फ्री काफ़ी जगह पर है, तो इसलिए लोगों को अट्रैक्ट करता है, और वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ दोनों चीज़ें, उनका पर्पस सॉल्व हो जाता है। कल को कोई फ्यूचर प्लानिंग है, फैमिली को शिफ्ट करना है, और कहीं ना कहीं एक फॉरेन करेंसी का जो स्टेबिलिटी है, आपने देखा हो तो डॉलर के मुकाबले यूएई की जो करेंसी है उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी आज की डेट में मिल रही है। तो वो एक बड़ा कारण है कि आपके फॉरेन फंड भी क्रिएट हो रहा है, तो वो आपको मोटिवेट करता है कि आप वहाँ पर, और डिफरेंट एरियाज जो अपने पास खुले हुए, उसमें अगर आप देखें लॉजिस्टिक बहुत बड़ा एरिया है जो आज की डेट में वहाँ पर काफ़ी बूम कर रहा है। हॉस्पिटल्स की आप बात करें, मेडिकल की आप टीम की बात करें, भी मैं पीछे काफ़ी मेरे वहाँ पर वर्किंग होती है, तो डेंटिस्ट की अगर आप सिंपल बात करें, जो यहाँ पर वो चार्जेस लेते हैं और वहाँ पर जो उनकी वर्किंग है, तो वो बहुत हेल्थ के लिए अवेयर है लोग, और दे पे द मोर।
ठीक है, तो वो अपने आप एक बड़ा बूमिंग सेक्टर है कि जो उस तरीके से वहाँ पे वर्किंग कर सकता है। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाह रहा है, अब इंडिया में अपना पोर्टफोलियो उसने बनाया हुआ है, डाइवर्सिफाई भी किया हुआ है, कुछ गोल्ड सिल्वर, कुछ शेयर मार्केट, कुछ एसआईपी, कुछ रियल एस्टेट, और यूएई में शुरू करना चाहता है, तो किस अमाउंट से, एक आइडियल अमाउंट क्या है कि उसको वहाँ इन्वेस्ट शुरू करना चाहिए? देखिए, जब इन्वेस्ट की आप बात करें तो इन्वेस्ट को भी हम दो तरीके से रखना चाह रहे हैं कि आइडियल अमाउंट, तो अगर आप छोटी पॉकेट से भी जा रहे हैं तो वहाँ से भी आपके पास इन्वेस्टमेंट के बहुत तरीके हैं, क्योंकि वहाँ पर फंड बेस्ड भी सिस्टम है। तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो फंडिंग है वो पूलिंग करके भी एक इन्वेस्टमेंट का सिस्टम चलता है, आप उस थ्रू भी जा सकते हैं अगर आप पे स्मॉल अमाउंट है। व्हेन यू आर द सफिशिएंट मनी, और आप उसको या तो वहाँ पे लोकल पार्टनर्स के साथ आप चले जाइए, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे वर्किंग करने के लिए आप खुद तो जाएंगे नहीं। इनकेस अगर आप कर सकते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप वहाँ पर एक बिजनेस सेटअप करें। उससे क्या होगा, आपको बिजनेस सेटअप में इजीली 2 से 3 दिन के अंदर बिजनेस सेटल हो जाता है वहाँ पर, और आपके पास जो यूएई की तरफ से फैसिलिटी मिल पा रही है उसके अंदर आपको वर्किंग वीज़ा, पार्टनर वीज़ा जिसको हम बोलते हैं, इन्वेस्टर वीज़ा, वो आपके पास आ जाता है। तो एक्सपोजर आप कर पाएंगे वहाँ पर। साथ ही साथ जो पैसा आप वहाँ पे लगाने जा रहे हैं, ठीक है, वो सेफ है नहीं, क्योंकि नेट जो बैंकिंग सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मतलब आप इंडिया में बात करें तो यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करना मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल काम है। इवन गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज है, स्टूडेंट लेवल पर बहुत इजीली बैंक अकाउंट, वहाँ सबसे मुश्किल काम शायद बैंक अकाउंट ओपन करना है। लेकिन वंस यू आर द अकाउंट ओपन, तो आपको पता चलेगा आपकी जो बैंकिंग की फैसिलिटी है और वो वर्ल्ड वाइड आप उसको वहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं, तो हर जगह आपको उसका ग्रोथ बेनिफिट मिलता है, तो वो चीज़ कर सकते हैं वहाँ पर। सर, रियल एस्टेट का बूम आजकल इंडिया में भी, और मैं खासकर बात करूं एनसीआर की, तो रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा बूम हुआ है। मतलब पिछले 5 सालों में लोगों के रेट 2 गुना 3 गुना बढ़ गए हैं। तो इंडिया में और यूएई में आप रियल एस्टेट में क्या फ़र्क देते हैं? यूएई की बात करें, यूएई कवर करता है 7 एमिरेट्स को, जिसमें दुबई तो आप सब नॉर्मली सब जानते हैं, पॉपुलर रहता है। दुबई है, उसमें शारजाह, अबू धाबी है। अबू धाबी का जो एरिया अपने आप में वो यूएई का 70% ऑफ द लैंड एरिया कवर करता है। ये जो 7 एमिरेट्स जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो हर जगह प्रॉपर्टी के रेट हाई है, लेकिन आपने शायद जानकारी है या नहीं, अभी वहाँ पर एक एमिरेट्स है, रस अल खेमा। वहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा 2029 से स्टार्ट होने की उम्मीद है, तो कैसीनो वहाँ पर एस्टेब्लिश होने जा रहा है। और उसकी वजह से जो उस पर्टिकुलर एरिया में, जो कि दुबई से करीबन 2 घंटे दूर है, वहाँ पर इतने रेट हाई हो गए हैं, इतने इंक्रीज। और अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई लेट हो गया, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो वो इजीली वहाँ पर अभी जा सकते हैं। तो रियल एस्टेट में मैं समझता हूँ इंडिया के मुकाबले वहाँ पर ज़्यादा बूम है। तो उसको हो सकता है कि यहाँ पर अगर उसको लग रहा है कि 10% की उसको ग्रोथ मिलेगा, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर उसको डबल की या उससे ज़्यादा भी उसको वहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो किसी को रियल एस्टेट में अगर हम बात करें, इन्वेस्ट करना है, तो यूएई में कोई फ्लैट लेना बेटर है, या कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना बेटर है, या फिर कोई प्लॉट लेना बेटर है? देखिए, प्लॉटिंग तो इस तरीके से वहाँ पर मुझे लगता है दुबई के लिए, आपके लिए, मतलब किसी के लिए भी थोड़ा सा काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। फिर अगर आप बात करते हैं, देयर इज अ सिस्टम ऑलवेज अ फ्लैट सिस्टम, ठीक है, 2 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट, वो जैसे अपने यहाँ कल्चर चलता है उसी तरह वहाँ पर भी आपको डिफरेंट जो बिल्डर्स हैं उनकी तरफ से आपको मिले पाएगा ऑफर। वहाँ पर उन्हीं केसेस में हम ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट देखते हैं। इनकेस अगर आपको लैंड के साथ जाना है तो आपको थोड़ा दुबई से आउटर में जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको रसल खे में बताया, वहाँ पर बीच साइड पे बहुत सारे जने अपना वहाँ पर लैंड परचेज कर लेते हैं। दे आफ्टर उनको या तो बिल्डर कंस्ट्रक्टेड करके देता है, वो खुद कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपकी पॉकेट कितनी अलाउ कर रही है। अगर मैं आपको इसकी स्टूडियो अपार्टमेंट की अगर रफली बात करूँ, एक अच्छी खासी लोकेशन अगर आप दुबई में लेना चाहते हैं, तो आप मान के चलिए वहाँ पर 6 लाख दिरहम के आसपास आपको यूएई की जो करेंसी है, ठीक है, एईडी, उसमें आपको 6 लाख के एईडी की करेंसी में करीबन आपको रीजनेबल, ठीक है, यानी और कि वेल करीब फर्निश्ड, 1.25 करोड़ रुपए। हाँ करीबन आपको 1-1.25 करोड़ में आपको एक अच्छा और सही लोकेशन पे स्टूडियो अपार्टमेंट मिल पाएगा। आप वहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि 1 BHK 2 BHK के लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं। बट मुझे लगता है कि जो लोग पसंद कर रहे हैं, नॉट ओनली एप्रिशिएशन इन इन्वेस्टमेंट, दे आर जनरली फील कि वहाँ पर, क्योंकि लाइफ स्टाइल बड़ा अच्छा है, सेकंड होम की तरह यूज। सेकंड होम की तरह यूज़ कर ले। फ्यूचर में आपको पता है सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, सिक्योर्ड एनवायरनमेंट है। इवन आप रात के 3 बजे 4 बजे फीमेल भी कहीं पर भी ट्रैवल कर रही है तो देयर इज नो इशू एट ऑल। तो रहने के हिसाब से कंट्री को काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए उसको इन्वेस्टमेंट कम फ्यूचर होम जैसा भी आपने कहा उस तरीके से उसको देख सकते यूएई में मान लीजिए किसी ने अपार्टमेंट परचेज किया, तो रेंटल इनकम किस टाइप से हैं। होती है? रेंटल इनकम पे भी आता है, रेंटल इनकम ज़्यादातर। और इसमें भी एक मेरा सजेशन कई बार रहता है, अपने जो मेरे क्लाइंटेज वहाँ पर है, तो उनको मेरा नॉर्मली सजेशन रहता है कि आप, एक तो रेडी टू मूव वाली सिचुएशन है
एक तो वो हैवी भी आपको कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका प्रीमियम जितना था वो हाई हो चुका है। इससे अच्छा आप अगर प्लान बेस में जाए तो आपका पेमेंट भी एक तो रिकरिंग बेसिस पे आ जाएगा। तो 2 या 3 ईयर्स के प्लान बेस पे आप जाइए, और जो अंडर फेस ऑफ डेवलपमेंट है, कंस्ट्रक्शन में है, उसके साथ अगर आप जाते हैं तो आपको एप्रिसिएशन अच्छा मिलता है रेदर देन रेडी टू मूव में। तो रेडी टू मूव के अंदर ऑलरेडी एप्रिसिएशन हो चुका होता है, तो वो आपको अगर लोकेशन वाइज फिट बैठ रहा है या आपको आज ही जाना है तो एक अलग बात है। यानी होता स्लो इन्वेस्टर, तो आपको जो भी अपना परचेजिंग में जाना चाहिए, वहाँ पर सर्चिंग करनी चाहिए, वो 2-3 ईयर्स प्लान में आप जाए, अंडर कंस्ट्रक्शन प्लान में जाए, तो आपको बेटर रिटर्न भी मिलेगी, और इसमें एश्योर वो इंटरेस्ट वगैरह भी आपको देते हैं। और रेडी टू मूव अगर आपने लिया तो रेंटल पे आराम से आपका जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है वहाँ पे। तो रेंटल जैसे कोई जॉब कर रहा है वो लोग रहते हैं या फिर शॉर्ट टर्म रेंटल्स होते हैं? वहाँ पर आप दोनों तरीके से देखेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो जिनको प्रॉपरली लॉन्ग पीरियड चाहिए, बट वहाँ पर होटल से भी ज़्यादा जो कल्चर है वहाँ पर होटल कम अपार्टमेंट आपका सिस्टम चलता है वहाँ पर। तो अब जो अगर हम भी मान लीजिए कोई अगर 7 डेज 8 डेज जा रहा है तो वो आजकल होटल की जगह प्रेफर करता है कि अपार्टमेंट ले ले, उसमें उसको थोड़ा फैसिलिटी, जो होम फैसिलिटी आपको चाहिए, जैसे एयरबीएनबी पे लगा एयरबीएनबी, हाँ एयरबीएनबी पे लगा दिया। तो इसी तरीके से आपकी फ्लैट्स का भी ये मोड है। इट इज नॉट कि आपने किसी को वन टाइम दे दिया। और वहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि एरिया का जो रेंट है ना, वो अप एंड डाउन जो होता है गवर्नमेंट कंट्रोल के बेस पे रहता है। ओके। तो वो आपका ये नहीं कि आप दो पार्टी ने डिसाइड किया और उसको आपने कवर कर लिया। तो जैसे अपने यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी परचेज सेल की बात आती है तो स्टैम्प ड्यूटी सिस्टम है। तो आप अगर एक लिमिट तक तो उसको, जैसे 9% नॉर्मली हम 10% से कम सर्कुलेट वैल्यू पे जा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आपको जो भी टैक्सीज या बाकी चीज़ लगेगी वो स्टैम्प ड्यूटी बेस चलेगी। सेम चीज़ वहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल बेस पे रेंटल भी चलता है। तो उसकी वजह से सब चीज़ें वेल स्मूथ है, कहीं कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग की रिक्वायरमेंट है। बट एप्रिसिएशन वहाँ पर होता रहता है। गवर्नमेंट पॉलिसी टाइम टू टाइम चेंज होती है रेंटल अमाउंट को लेके, तो आपको रेंट अच्छा खासा मिल जाता है। जैसे सर हम दिल्ली एनसीआर में देखते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स हैं, मेरे भी कुछ खुद के कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कोई अपार्टमेंट परचेज़ किया, अभी बिल्डिंग बन रही है, 2 साल से ईएमआई भी दे रहे हैं लोन की, लेकिन वो बिल्डिंग 10-10 साल से नहीं बनी। ऐसा कुछ आपको दुबई में देखने को मिला? वहाँ ऐसा इसलिए नहीं है कि जो जैसे आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी लेनी है तो आप किसी भी डीलर या हर कोई अपने आप को डीलर या ब्रोकर बता देता है। वहाँ उसका भी एग्जाम होता है। अगर आप किसी के थ्रू आप परचेज करते हैं, जाहिर सी बात है किसी डीलर के थ्रू, डायरेक्ट कंपनी भी आप अप्रोच कर सकते हैं, बट अगर आप जिसके भी थ्रू वहाँ पर जाएंगे तो उन्होंने रजिस्टर्ड ब्रोकर वहाँ पर होते हैं। तो रियल एस्टेट के अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व है उनको एग्जाम भी क्लियर करना पड़ता है। वो वेल मैनेज है वहाँ पर, तो चीज़ें ऐसा नहीं है। सेम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैं रेरा चलता अपने इंडिया में कि अगर कोई प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीशन नहीं हुआ, लेकिन स्टिल आपने जैसा एग्जांपल बताया ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कंपनियां इंसॉल्वेंसी में चली जाती है या कुछ प्रोजेक्ट इसलिए ख़राब हो जाता है क्योंकि ओनरशिप में कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज क्रिएट हो गया है। बट वहाँ पर गवर्नमेंट का जो रूल्स रेगुलेशन है उसको अगर आप कंसिडर करेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसी परसेंटेज रेयर आपको देखने को मिलेगी वहाँ पर आपको। पर हाँ ठीक है, आप सारी चीज़ जानकारी तो लेके ही आप जाएंगे, बट ऐसे इश्यूज मुझे बहुत कम देखने को मिलते हैं वहाँ पर। तो लॉ स्ट्रिक्ट है बहुत? लॉ स्ट्रिक्ट, लॉ कंप्लाइंसेस अच्छा। तो सर अब रियल एस्टेट की हमने सारी बात की, अब थोड़ा सा हमें समझाइए कि अगर कोई इन्वेस्ट ही करना चाह रहा है, मान लीजिए कोई स्टूडियो अपार्टमेंट लेना चाह रहा है, तो थोड़ा सा बताइए कि क्या उसका प्रोसेस है? उसका प्रोसेस ये है कि आप को अगर इंडिया से आप बात कर रहे हैं और यूएई की तरफ आप जा रहे हैं, तो पहले तो आप एक चीज़ समझिए कि अभी पीछे काफ़ी ऐसा आया, इंडिया में भी आता है कि वो वहाँ से यहाँ पर कोई एग्जीबिशन के माध्यम से या किसी होटल में आपने देखा हो तो वो दुबई में इन्वेस्टमेंट को बड़ा हाईलाइट करते हैं, है ना। और आपको वो कहते हैं कि आप एक इनिशियल अमाउंट डाउन पेमेंट कर दो, बाकी ईएमआई बेस पे भी आप कर सकते हैं। सबसे पहली मेरी इसमें एडवाइस ये है कि इंडियन इन्वेस्टर के लिए कि वो अपने किसी ना किसी कंसल्टेंट के थ्रू, जो इंडियन कंसल्टेंट जो लो, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की आप मदद ले लीजिए, ठीक है, या जो इस चीज़ में डील करते हैं, एडवोकेट्स भी हो सकते हैं, तो आपको कंप्लाइंसेस पे जाना पड़ेगा। आप सिंगल अमाउंट आप सोचें यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे और डायरेक्ट वहाँ परचेज कर लेंगे तो आपको इनकम टैक्स की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। बेसिकली हमें जो भी हम पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इंडिया में फैमा का रूल आपको चेक करना है, ओडीआई का रूल लगता है, ओवरसीज़ जो आप ट्रांसफ़र करते हैं फंड, तो उसकी फॉर्मेलिटीज़ होती है। इनकेस अगर आपने वो पूरी नहीं करी, हालांकि हमारी इंडियन कंट्री का यूएई के साथ डीटीए साइन है ना, तो उसको लेकिन कंप्लाइंसेस इधर भी है और उधर भी है। तो मेरी एडवाइस है कि आप बस यही एक आपको चेक पॉइंट ध्यान रखना है कि वहाँ पर सब कुछ अच्छा है बट कंप्लाइंसेस के साथ जाना है। अगर आप कंप्लाइंसेस के साथ नहीं गए तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। तो सेम चीज़ जब आप कंपनी वहाँ कोई आप बिल्डर ढूंढ रहे हैं वहाँ पर, तो आपको लोकल
ब्रोकर के साथ नहीं जाना है। आपको वहाँ पर जो रजिस्टर्ड ब्रोकर है, लाइसेंसिंग ब्रोकर बोलते हैं हम उसको, लाइसेंसिंग ब्रोकर के थ्रू ही आपको डील करना है। और उसी तरीके से आप अपना जो आपका पॉकेट अलाउ कर रहे, जो एरिया आपको सर्चिंग में है, आप उसे देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, जिसके बाद आप आराम से इन्वेस्टमेंट, चाहे वो स्टूडियो अपार्टमेंट है या 1 BHK 2 BHK, आप ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे दोनों कंट्री के कंप्लायंसेस देखने हैं, इंडियन भी देखने हैं बिल्कुल और यूएई के भी देखने हैं, बिल्कुल और उससे कंसल्टेंट भी कोई ऐसा चाहिए जिसको दोनों चीज़ें पता हो बताओ, और आपके साथ कोई आगे जाके परेशानी ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। सर मैंने ये भी ट्रेंड देखा है पिछले कुछ सालों में कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे इवन यूट्यूबर्स भी दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। इसका क्या पर्पस है उनका? देखिए, इसका जो मेन पर्पस है, जो अट्रैक्शन है, दो में से दो है। एक तो पहला तो टैक्स फ्री जोन, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ इंडिया में कमाते तो आपको पता है गवर्नमेंट को आपको उसका एक पेमेंट जाता ही है टैक्स के रूप में। और जितने ही आपने यूट्यूबर ये बताया, इनकी जो मेन इनका वर्क पार्ट है, वो किसी भी जगह से बैठ के वो कर सकते हैं। रिमोटली कर सकता है। तो उन्होंने सबने क्या किया हुआ है, ज़्यादातर जो केसेस में वो करते हैं, इसे टैक्स प्लानिंग बोलते हैं हम अपनी भाषा में। तो वो क्या करते हैं, अपनी एक कंपनी फॉर्म कर लेते हैं दुबई के अंदर, अकेले दुबई के अंदर ही मैं बात कर रहा हूँ, यूएई तो पूरा 7 एमिरेट्स है, अकेले दुबई के अंदर मोर देन 50 फ्री जोन है। अच्छा। जैसे जैसे इब्जा हो गया वहाँ पर, DIFC हो गया वहाँ पर। तो इन फ्री जोन्स में वो क्या करते हैं, कंपनी को अपनी रजिस्टर्ड करते हैं सर्विस सेक्टर के रूप में। उससे उन्हें 2-3 फायदे मिलते हैं। एक तो उनके पास ग्लोबल टच आ गया, और सेकेंडली क्या हुआ कि जितना भी उन्होंने वहाँ पर बैंक अकाउंट ओपन करके, क्योंकि आप देखिए जो भी पेमेंट आप जिस सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, यूट्यूबर्स या बाकी, इनके पास पेमेंट किस मोड में आती है, सब डिजिटल मोड में आती है। तो डिजिटल मोड में पेमेंट आती है, तो पेमेंट क्या होता है, उनकी पार्क होती है सीधा सीधा यूई के बैंक अकाउंट में। आप तो यहाँ से पेमेंट कर रहे हैं, आपको नहीं पता चलता है वो जा कहाँ रही है बैक एंड पर, वो कन्वर्ट होकर उन्हीं के अकाउंट में वहाँ पर पार्क होती है। टैक्स उनको देना नहीं है, इंडिविजुअल को टैक्स है नहीं। फ्री जोन में जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस पे भी टैक्स नहीं है कुछ जगहों पर, ठीक है, कुछ रिलैक्सेशंस काफ़ी मिले हुए हैं। तो एक तो उनको सबसे पहला बेनिफिट मिल गया कि उनकी 100 रुपीज़ अगर वो इंडियन करेंसी में है और 100 दिरहम अगर वहाँ पर कवर करे, तो करेंसी बेनिफिट तो मिल ही रहा है। साथ ही साथ उनका जो टैक्स बच रहा है वो प्योरली सेविंग है, दे इन्वेस्ट देम फर्दर। सेकेंडली, जब आप वहाँ पर एज एन अपना बिजनेस या अपना सेटअप करते हैं, तो दूसरा मेन कारण कहीं ना कहीं इन लोगों का यही होता है कि जब आप ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं तो सिक्योर रहे, सिक्योर एनवायरनमेंट मिले, एक लाइफ स्टाइल इम्प्रूव हो। तो दुबई के अंदर वो सारी चीज़ें उनको मिल पाती हैं। तो दुबई, ये यूएई में पूरी की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको दोनों कारण की वजह से लाइफ स्टाइल, सिक्योर एनवायरनमेंट, और सेकेंडली मनी तो अपने आप में है ही, पैसे का तो सब कुछ है ही केस। तो वो पैसा उनको विदाउट टैक्स मिल रहा है, और साथ ही साथ इंक्रीमेंटल जो अप्रिशिएशन है वो भी उनके पास रहेगा। ये सारी वजह है जिसकी वजह से वो वहाँ पर मूव करते हैं। हमने देखा बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ भी जा रही है इस तरीके से। तो सर जो लोग मूव कर चुके हैं या जो लोग मूव करना भी चाहते हैं, तो वीज़ा प्रोसेस क्या है और किस टाइप के वीज़ा वहाँ हैं, और इनिशियली हमें कौन सा वीज़ा मिलता है? देखो, आमतौर पे वहाँ पर 4 तरीके के वीज़ा चलते हैं। पहला तो एक नॉर्मल, सब पता ही है, टूरिज्म वहाँ पर काफ़ी है, तो टूरिस्ट वीज़ा रहता ही है, तो हर कंट्री के लिए रहता है। दूसरा, वहाँ पर क्योंकि वो एनवायरनमेंट इस तरीके का है, दे आर अट्रैक्ट की अदर कंट्रीज़ के लोग वहाँ पर आए और अपना बिजनेस सेटल करें, या उनके बिजनेस को लेके आगे उनकी जगह को यूज़ करके, एक लैंड पैड यूज़ करके उसको आगे बढ़ाएं। तो दूसरा वीज़ा हमारा होता है जिसको हम बिजनेस वीज़ा है, पार्टनर वीज़ा बोलते हैं। दे डिपेंडिंग अपॉन कि आप अपनी कंपनी का जो फॉर्मेट है, किस जगह रजिस्टर्ड कर रहे हैं, कितने ओनरशिप के साथ कर रहे हैं, क्योंकि 1 वीज़ा, 1 पार्टनर वीज़ा, 2 पार्टनर वीज़ा, 3 पार्टनर वीज़ा, सबके रजिस्ट्रेशन फीस अलग अलग होती है वहाँ पर। तो आपको देखना कि आपके पास कितने आपको वीज़ा की नंबर्स चाहिए। सेकेंडली, जो आप अपने अंदर एम्प्लॉय रखते हैं, तो एम्प्लॉय जो तो वो स्पेस के हिसाब से वीज़ा मिलता है उनका। तो आपको अगर आप मान लीजिए आप 10 एम्प्लॉय वहाँ पर अपना दिखाना चाहते हैं, फिर आपको वो इंडियन एम्प्लॉय भी लेट से आपको चाहिए, तो उनके लिए वीज़ा चाहिए आपको, लेकिन वो आपको मिलेगा नहीं। वो तब मिलेगा जब आपके सफिशिएंट स्पेस होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको अपना दिखाना पड़ेगा कि आपकी वर्किंग प्लेस कौन सा है, कितने स्क्वायर फीट का। तो स्क्वायर फीट के हिसाब से आपके एम्प्लॉय वीज़ा फाइनल हो गए। आपका एम्प्लॉय वीज़ा हो सकता है कि 4 एम्प्लॉय का वीज़ा मिले। ऐसे भी मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिन पे 100 एम्प्लॉय कवर कर रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू देयर स्पेस, वो चीज़ें वहाँ पर। तो दूसरा हो गया हमारा पार्टनर वीज़ा इंक्लूडिंग देयर एम्प्लॉय वीज़ा, ठीक है। उनको 2 ईयर्स का वो वीज़ा रहता है, देयर आफ्टर वो रिन्यूअल होता है। तो एवरी 2 ईयर्स के बाद उसका रिन्यूअल की फीस जाती है, तो 1 टाइम इज 2 ईयर्स। तो ये आपका सेकंड वीज़ा हो गया जिसको हम बिजनेस वीज़ा कैटेगरी में रखते हैं। फिर आते हैं एक तो रेजिडेंस वीज़ा रहता है,
जो वहाँ के रूल्स के हिसाब से आप जब उनको फॉलो कर लेते हैं, एक नंबर ऑफ पीरियड आपको रह चुका होता है, आपका बिजनेस स्टेब्लिश हो जाता है, तो परमानेंट टाइप जिसको आप कह सकते हैं इस तरीके की वीज़ा देने की बात रहती है, बट वो बहुत कम मिलता है। आजकल इन्होंने यूएई में भी बहुत अच्छी चीज़ निकाली है जिसको इन्वेस्टर वीज़ा हम बोलते हैं, और वो गोल्डन वीज़ा भी आपने सुना होगा एक बार। तो जो गोल्डन वीज़ा है उसमें क्या 10 ईयर्स तक का आपको आप बिल्कुल फ्री, आप कभी भी आए कभी भी जाए, तो बट वो डिपेंडिंग करता है आपकी क्वांटम ऑफ अमाउंट पे। तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट आप मान के चलिए, अगर इंडियन करेंसी में बात कर रहे हैं तो गोल्डन वीज़ा की जो अमाउंट है वो आपको मतलब 5 CR और उससे ऊपर पे आपको गोल्डन वीज़ा के लिए एलिजिबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। तो आप अगर उस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट मिल गया, और आपका बेनिफिट ये होगा कि भाई आपको 10 ईयर्स का एक लॉन्ग पीरियड का वीज़ा आपको वहाँ पर मिल पा रहा है। तो सर जैसे तेल खत्म हो रहा है उनके पास, तो उस हिसाब से उन्होंने अपनी और साधन बढ़ा दिए हैं कि भाई आओ इन्वेस्ट करो और रहो, जिससे हमारी इनकम बढ़ रही है। बिल्कुल यही है, और जैसे आपने बताया बिल्कुल ठीक है, इसलिए टूरिज्म तो सेकंड उनका जो बेस है, ऑयल के बाद उनकी जो सेकंड इनकम है वो टूरिज्म से है। लेकिन अभी आप देखिए कि वो पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि वहाँ से यूरोप की बात करें, अफ्रीका की बात करें, मिडिल ईस्ट की बात करें, जीसीसी मार्केट की बात करें, तो यूएई अपने आप में एक ऐसी जगह है जहाँ से सारी मार्केट नियर बाय है। तो वो इन्वेस्टर को, चाहे वो बिजनेस इन्वेस्टर है, चाहे वो रियल प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में लगा रहा है, तो वो फॉरेन करेंसी उनको मिल पा रही है। फिर वहाँ पर वो जितना भी जब रहेगा, कंट्री के अंदर रहेगा, आपको पता है उनकी अपनी पॉपुलेशन तो लिमिटेड है, तो वो इस तरीके से गवर्नमेंट जो बेस कर रही है वो आउटसाइड इन्वेस्टमेंट पे बेस ज़्यादा कर रही है टूरिज्म के बाद। सर कोई इंडिया में बिजनेस कर रहा है और वो या तो अपने बिजनेस को मूव करना चाहता है यूएई में, या फिर एक ब्रांच खोलना चाहता है, तो उसको बेनिफिट क्या है यूएई से काम करने का? मतलब आप कह रहे हैं कि अगर कोई अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है तो वो यूएई की मार्केट किस लिए देख पा रहा है वहाँ पर? देखिए, बिजनेस जिनका ऑलरेडी इंडिया में अगर एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो उनको बेनिफिट्स मिलता है वहाँ पर कि आप टैक्स प्लानिंग के पॉइंट व्यू से बात कर रहे हैं, तो अपनी जब वो ब्रांचेस ओपन कर लेते हैं वहाँ पर, जैसे भी टैक्स फ्री वहाँ पर आपने सुना ही है, या टैक्स में रिलैक्सेशन है। हालांकि 2024 से वहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स आ गया विच इज़ 9%, बट वो जो कॉर्पोरेट टैक्स भी लगता है वो 3,75,000 दिरहम के ऊपर लगता है। ठीक है। मतलब इंडियन करेंसी में बात करेंगे तो मोर देन 90 लाख के आसपास आपका आएगा, उसके ऊपर पे वो टैक्स है 9%। पर्सनल टैक्स वहाँ पर है नहीं। वेट भी अभी कुछ टाइम पहले ही आया है जो कि 5% फ्लैट पे चलता है। हालांकि उसके अंदर भी वापस ये है कि जो 5% जो चलता है आपका, वो हर एक पे ही 5% रहेगा। तो ये एक्सपोर्ट पे भी है? नहीं, एक्सपोर्ट पे तो गवर्नमेंट फ्री करती फ्री है, होगा। एक्सपोर्ट पे तो फ्री करती है। वहाँ पर बहुत सारी, जैसे अपने यहाँ पर एग्जेम्प्टेड चीज़ें होती है कि बहुत सारी चीज़ों पर आपने देखा 0% टैक्स है, जीएसटी, ये एग्जेम्प्टेड है, इसी तरह वहाँ पर भी होता है। ठीक है। तो पर्पस क्या होता है ब्रांच ओपन करने का, कि आपका ऑलरेडी सपोज कोई इंडिया में एक्सपोर्टर है और वो डायरेक्ट सपोज इंग्लैंड में अपना माल सेल कर रहा है, तो वहाँ पर एक प्लानिंग के रूप में कह लीजिए या बिजनेस स्ट्रेटेजी के रूप में कह लीजिए, तो काफ़ी लोग ऐसा प्रेफर करते हैं कि उन्होंने अपनी यूएई में एक ब्रांच एस्टेब्लिश कर दी इसी चीज़ से रेट। और वो वहाँ पर क्या करती है कि जो परचेज आपकी इंग्लैंड से, बाकी जो आप सेल करना चाहते हैं इंग्लैंड में, तो पहले इंडियन कंपनी से आपने यूएई की कंपनी जो आपकी ब्रांच है वहाँ पर आपने ट्रांसफ़र किया, फिर वहाँ से वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ, तो आपको जो बिजनेस है, वो जो पेमेंट है, जो आपका प्रॉफिट है, जो चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं आपने एक बीच में अपनी ब्रांच एस्टेब्लिश कर ली, तो वो ब्रेक हो गया। ठीक है, और ब्रेक होने की वजह से क्या हुआ, वो पेमेंट आपके पास यूएई के अंदर बिजनेस में कवर हो गया। अब वो कैसे आप उस प्रॉफिट को इंडिया में लेके आ सकते हैं, कितनी कंप्लाइंसेस के बाद आप ला सकते हैं अगर इंडिया में लाना चाहते हैं। इनकेस अगर आप उसको वहीं फर्दर एक्सपेंशन के पर्पज से लगा रहे तब तो कोई इशू है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी लेके आजकल बिजनेसमैन कवर कर रहे हैं अपने बिजनेस को। यही मेन रीज़न है कि वो वहाँ पर एक्सपेंशन की भी सोच रहे हैं, या फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जिसको वो फर्दर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उनके दोनों पर्पस पूरे हो जाते हैं कि भाई एक बंदा वहाँ पर इजीली उसको मैनेज करेगा। फिर क्या होता है, आपका ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है। आपका जो प्रोडक्ट है, जब आप इंडिया की मार्केट से डायरेक्ट आप सेल करते हैं व्हेन यू आर डीलिंग विद द यूएई, तो आपको मेरे जैसे जीसीसी या अफ्रीका, यूरोप नियर बाय मार्केट है, तो वहाँ से उनको मैनेज करना ईजी होता है। इस रीज़न से ज़्यादातर बिजनेसमैन, जो इंडियन बिजनेसमैन है, वो वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। तो जैसे आपने बताया कि कुछ पार्ट इंडिया में है बिजनेस का, कुछ पार्ट यूएई में है, तो जो डीलिंग मान लीजिए यूएई से डायरेक्ट हमारी चाइना से माल आया और इंग्लैंड चला गया, तो इंडिया का उससे कोई प्रॉफिट का लेना देना ही नहीं हुआ, तो सारा प्रॉफिट यूएई का हो गया। तो जो कंप्लाइंसेस हैं इंडिया के, वो सिर्फ तब पूरे करने होंगे जब यूएई से पैसा हम इंडिया में ला रहे हैं, राइट? दोनों तरीके से होता है। बिल्ड टू शिप मॉडल पे भी होता है। अगर मीडिएटर में है तो आपने वहाँ पर, आपने पहले वहाँ पे आपका मतलब बिलिंग कर ली, फिर यहाँ पर, तो वो क्या होता है कि उसमें बिल्ड टू शिप मॉडल में आपने अगर चाइना का एग्जांपल लिया, तो आप दुबई में अगर परचेज कर रहे हैं बट आपको सेल इंडिया की किसी मार्केट में कर रहे हैं, या इंडिया से आप चाइना से परचेज कर रहे हैं, सेल आप किसी आउटसाइड कर रहे हैं, तो वो भी आप दुबई के रोटेशन से आप कर सकते हैं।
पर दोनों में जो कंप्लाइंसेस है देखो वो आपको पूरे करने ही है, पर फिर भी एक ईजी अप्रोच मिल पा रही है। और वो अप्रोच यही है कि मेन बेनिफिट वापस वहाँ पर है कि टैक्स का रिलैक्सेशन है, और उसको लेके लोग वहाँ पर जाना पसंद कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से यूएई और इसको एक ऐसी चीज मानी जा रही है जो मार्केट अपने आप में ग्रो कर रही है। सर अगर हम स्मॉल बिजनेसेस की बात करें या मीडियम साइज बिजनेस की बात करें, अभी बड़े बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास क्या ऑप्शन है कि वो कैसे अपनी कंपनी शुरू करें? किस फॉर्म में होनी चाहिए वो कंपनी? होनी चाहिए पार्टनरशिप होनी चाहिए, इंडिविजुअल नेम से भी शुरू कर सकते हैं? तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें? जैसा भी आपने कहा, तो बिजनेस वहाँ पर जो भी एस्टेब्लिश करते हैं, तो इंडिया में जैसे होता है प्रोपराइटरशिप पार्टनरशिप कंपनी बना के आप फॉर्मेशन करते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो भी होता है वो रजिस्टर्ड कंपनी के रूप में ही होता है। जब आप यूएई के अंदर रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो यूएई की जो प्रोसेस है वहाँ पर 3 टाइप ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। 3 तरह की कंपनी का वहाँ पर वे आउट बनता है। पहला होता है मेनलैंड कंपनी। मेनलैंड कंपनी का क्या फायदा होता है कि आप पूरे यूएई में कहीं पर भी आप वर्किंग कर सकते हैं, उसको मेनलैंड कंपनी बोलते हैं। जिनको दुबई में रह के ही काम करना है, खासतौर से जो प्रोडक्ट बेस है, गुड्स बेस है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में है, ट्रेडर्स में है, तो उसको मेनलैंड कंपनी ही बनानी चाहिए, क्योंकि उसको मार्केट भी जो सर्च करना है वो लोकल मार्केट में ही सर्च करना है। तो यूएई कंपनी, अगर आप यूएई के अंदर जा रहे हैं और मेनलैंड में कंपनी बनाते हैं, तो आप पूरे यूएई में वर्क कर सकते हैं। इन केस अगर आपको सिर्फ वहाँ पर अपना एस्टेब्लिशमेंट चाहिए, बट आपका जो क्लाइंटेज है वो, जैसे हम सर्विस सेक्टर में खासतौर से देखते हैं, ये आपका जो गुड्स है वो सिर्फ शिप पे पार्क हुआ और वहाँ से वो वापस दूसरी कंट्री में चला गया, आपको सिर्फ उसको वहाँ पर कंपनी बनानी है, तो उस केस में आप फ्री जोन प्रेफरेंस रखिएगा। फ्री जोन कंपनी में क्या होता है, दुबई के अंदर भी फ्री जोन है, पूरे यूएई के अंदर हर जगह पर फ्री जोन उन्होंने एस्टेब्लिश किया, बट आप खुद की जो वर्किंग है आप उस फ्री जोन से बाहर नहीं कर सकते आप। तो आपकी जो एक्टिविटी है, आपको अपना जो बिजनेस प्लेस बनाना पड़ेगा, चाहे आपको हेड ऑफिस कह लीजिए, चाहे ब्रांच कह लीजिए, वो आपको उस फ्री जोन के दायरे के अंदर ही ओपन करनी पड़ेगी। तो आपके पास एक रेस्ट्रिक्शन आती है, बट आप वहां से बैठे बैठे मूव कर सकते हैं क्लाइंटेज पे दूसरी जगह पर। लेकिन आप अपना ऑफिस खोलना चाह रहे हैं दुबई के अंदर किसी और जगह पर, तो नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं फ्री जोन कंपनी। फ्री जोन के अंदर बहुत सारे नाम्स आते हैं, पर एक ईजी अप्रोच है छोटे बिजनेसमैन के लिए। मैं बोलूँगा अगर वो अभी ऐसे सेक्टर में कि स्टार्टिंग फेज में है, तो वो अभी फ्री जोन में भी बना सकते हैं। 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर आपकी कंपनी फॉर्म हो जाती है। सारा का सारा जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा आपका इलेक्ट्रॉनिक बेस पे है। तो आपका चाहे KYC की बात हो, बैंकिंग की बात हो, या डॉक्यूमेंटेशन की बात हो, तो सब सिंगल विंडो पे आपको अवेलेबल हो जाता है। सब इंडिया से बैठे बैठे हो जाता है। सब बैठे बैठे यहीं से आप कंपनी बना सकते हैं। विदिन 2 डेज 3 डेज आपकी कंपनी फॉर्म हो जाती है। तो फ्री जोन कंपनी हो गई। एक तीसरी कंपनी जो चलती है वो ऑफशोर कंपनी बोलते हैं उसको। वो बेसिकली वहाँ पर सिर्फ क्या करते हैं, वो आपको पोर्ट पे मिलेगी। तो वो सिर्फ जो गुड्स जा रहा है उसको एक बार हैंडलिंग और ट्रांसफरिंग के काम में रखते हैं। तो जितने भी जहाँ पर शिपमेंट की बात आती है और उसको एक उन्होंने शिप में होल्ड कर लिया और उसके बाद उसी शिप से वहीं से उन्होंने इमीडिएट या उसको पार्ट में गुड्स को उन्होंने आगे सेल करना है। ठीक है, वो मतलब विद इन यूएई सेल नहीं करना चाह रहे, वो एक्स कंट्री से वाई कंट्री में जाना चाह रहे हैं, लेकिन यूएई को वो वहाँ पर स्टोरेज के रूप में यूज कर रहे हैं। तो पास थ्रू हो जाता है। हाँ, तो ऑफशोर कंपनी वहाँ पर बोलती है, तो वो ऑफशोर कंपनी बना सकते हैं। तो 3 तरह की कंपनी बनती है। तो आपने ये भी समझा दिया कि अगर गुड्स से रिलेटेड कंपनी है तो आपको मेनलैंड में करनी चाहिए, और अगर सर्विसेज है तो हमें करनी चाहिए स्पेशल जोन में, और अगर सिर्फ यूएई के थ्रू मूव कराना है तो थर्ड टाइप आपने क्या बताई थी? ऑफशोर कंपनी। ऑफशोर कंपनी में करना चाहिए। सर आप भी पिछले 3-4 साल से इंडिया के साथ साथ यूएई में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर कोई बिजनेस मूव कर रहा है और वो प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहता है, या मैं कहूँ कि कई चार्टर्ड अकाउंटेंट ही मूव करना चाहते हैं वहाँ, तो उनकी प्रैक्टिस के लिए क्या ग्रोथ आप देखते हैं वहाँ? देखिए, आपने जो पूछा उसमें 2 सवाल है आपके। तो जो पहला आपने पूछा कि अगर कोई बिजनेस वहाँ पर सोच रहा है करने का, तो उसको एक प्रॉपर एडवाइस चाहिए, और बिना एडवाइस के अगर वो जा रहे हैं तो उनको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगे। तो एडवाइस कहाँ से ले? तो एडवाइस उन्हीं से ले सकते हैं जिनको ऑलरेडी या तो वो वर्क कर रहे हैं या उनको पूरी नॉलेज है। तो इंडिया में ऐसे आपको बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल जाएंगे जिनका वहाँ पर या तो कोई ना कोई पार्टनर वहाँ पर परमानेंट है, या वो खुद भी वहाँ पर ट्रैवलिंग रेगुलर बेसिस पे रखते हैं, उनका खुद का वहाँ पर ब्रांच ऑफिस है। तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की, मैं खुद सी हूँ तो इसलिए आपसे कह सकता हूँ, अकेले यूएई के अंदर अभी कुछ साल पहले तक सिर्फ 3000 चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। हमारा यूएई में सीए का, आईसीआई का चैप्टर है ना। अभी वो नंबर बढ़ के करीबन जो मेरी अपनी जानकारी है वो 8000 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट आर देयर वर्किंग इन यूएई। अब यूएई में जो वर्किंग कर रहे हैं
तो वो दोनों तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। कुछ वहाँ ऑलरेडी मूव कर चुके हैं परमानेंट, वो वहीं पर सेटल आउट है। तो वो जाहिर सी बात है, इंडिया में भी उन्होंने अपना एक रिवर्स में ब्रांच ऑफिस खोला होगा, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको सर्विस यहाँ पर भी और वहाँ पर भी दे पाएंगे। ठीक है। कुछ ऐसे जो मेनली इंडिया में अपना ज़्यादा वर्क करते हैं, बट वहाँ पर उन्होंने ब्रांच ऑफिस खोला हुआ है। पर आप उसी से कंसल्ट करके जाए, उन्हीं से पूरी जानकारी ले जो ऑलरेडी वहाँ पर अपना एस्टेब्लिशमेंट लेके बैठे हुए हैं। आप बहुत सारे जने क्या करते हैं, यूट्यूब के माध्यम से, रील के माध्यम से एक जानकारी ले लेते हैं। कुछ जगह तो ऐसे भी मैंने देखा पीछे कहीं पर कि ऐसी वीडियोस मुझे मिली कहीं पे कि आप खुद भी अपने आप को एनरोल या रजिस्टर्ड कर सकते हैं, सेल्फ एनरोलमेंट जिसको कहते हैं। या आप रियल एस्टेट में भी कई बार बहुत सारे जने डायरेक्टली पैसा लगा देते हैं, बट उनको बाद में दिक्कत आती है जब इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं, बाकी चीज आती है, क्योंकि बहुत सारी कंप्लाइंसेज हैं जिसको पूरा कर लेना चाहिए समय पर, नहीं तो बाद में आपको इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो एडवाइजर के थ्रू जाए तभी आपको फायदा है। वो इंडिया में भी आपको मिल जाएगी सर्विस। अगर आप यूएई में हैं और यूएई में बैठ के आप एक बार बिजनेसमैन के नाते कई बार आप सर्चिंग के लिए खुद ही चले जाते हैं कि भाई हम एक काम करते हैं, टूरिज्म भी हो जाएगा, एक बार एक्सप्लोर करके आते हैं मार्केट वहाँ की कैसी है, तो वहाँ पर भी आपको बहुत इंडियन सी आपको मिल जाएगी वहाँ पर, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी प्रैक्टिस वहाँ करना चाहता है, इंडिया में भी करना चाहता है, या फिर मूव ही होना चाहता है यूएई, तो उसकी ग्रोथ के क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, ग्रोथ तो है भी है, अभी तो ग्रोथ बनी हुई है, बड़ा चार्मिंग लोगों के लिए फेस है, लेकिन हर चीज़ के लिए आपको एक टाइम भी देना है। और वो टाइम क्या है, पहले तो आपको नॉलेज खुद गेन करनी है, क्योंकि यूएई की जो रूल्स है वो आपको पता होने चाहिए। फाइलिंग सिस्टम, कंप्लाइंस सिस्टम, ऑडिट का पार्ट, वहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है, वहाँ पे अपने यहाँ जैसे इंडिया में होता है कंपनीज लो हो गया, इनकम टैक्स हो गया, अगर मैं अपनी टेक्निकल भाषा में बात करूँ तो वहाँ पर भी आपका ESR है, AML है, ठीक है, आपको वैट है, CT है, तो उनकी जानकारी आपको लेनी चाहिए। उनकी जानकारी के साथ साथ आप किसी न किसी के साथ अगर आप वहाँ पर एसोसिएट होते हैं इनिशियली लेवल पर, तो आपको दोनों बेनिफिट मिलते हैं। एक तो आपको नॉलेज भी अपग्रेड होती है, दूसरा आपका रिस्क भी कम होता है, क्योंकि आप यहाँ से अगर आप ऑलरेडी वेल सेटल इन इंडिया है और आप सब कुछ छोड़ के वहाँ मूव करते हैं, तो आपकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आती है। तो इट इज़ माई सजेशन फॉर अवर सेम प्रोफेशनल पर्सन कि वो अगर मूव करने का सोच रहे, नॉलेज भी गेन करे, किसी के साथ एसोसिएट हो, थोड़ा सा सर्चिंग वर्क करे और इनिशियली स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर मूव करे, तो उनको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। सर, इंडिया में स्टार्टअप्स बहुत हो रहे हैं, हमारे मोदी जी भी स्टार्टअप्स को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारा सपोर्ट स्टार्टअप्स के लिए है। मैंने देखा है कि लोग नौकरियां छोड़ के भी अपने स्टार्टअप्स डाल रहे हैं। तो अगर इंडिया की जगह कोई यूएई में स्टार्टअप डालना चाहे, या फिर इंडिया में ऑलरेडी कर रहा है और यूएई में ब्रांच शुरू करना चाहता है, तो क्या यूएई की गवर्नमेंट भी स्टार्टअप्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देती है? बिल्कुल, जो स्टार्टअप है वो तो हर कंट्री चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, क्योंकि नया नया इनोवेशन होता है, कुछ भी नई चीज़ आती है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारी तरीके की सब्सिडीज या बेनिफिट्स देती है, इसी तरह यूएई जो है वो भी स्टार्टअप को बहुत सारी तरीके के बेनिफिट्स देती है। जैसे वहाँ पर बहुत एजेंसीज की मैं बात करूँ, जैसे DIFC इनोवेशन पार्क है, शारजाह रिसर्च सेंटर है, या इसी तरह इफ्जा है, ये नए स्टार्टअप को जो है ना वहाँ पर उनको मेंटरशिप भी देते हैं, उनको नेटवर्किंग भी प्रोवाइड करते हैं, उनको बाकी तरीके की जो सुविधाएं बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है वहाँ पर भी। तो सर, जैसे फंडिंग की बात करें, स्टार्टअप्स को फंडिंग चाहिए होती है, तो इंडिया में जैसे कई सारी चीज़ें हैं कि फंडिंग के लिए लोग अप्लाई करते हैं, उनको मिल जाती है। यूएई में क्या सिस्टम है? यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से भी फंडिंग मिलती है, बहुत सारी एजेंसी जो स्टार्टअप को फंडिंग देती है। साथ में आपने सुना होगा है कि एक एंजल इन्वेस्टर की तरह एक भूमिका होती है, तो DIFC वो भी काम करती है। तो जो छोटे छोटे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप उनको फंडिंग देते हैं, वो बाद में स्टार्टअप को फंडिंग पास ऑन होती है, तो दोनों का उसमें पर्पस होता है। जैसे हम जॉइंट वेंचर हम बोल देते हैं, तो उसमें तो क्या होता है, आप डायरेक्टली किसी को सर्च करते हैं और उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। ठीक। वहाँ पर क्या होता है कि आप एजेंसी के थ्रू जाते हैं, यू आर द इन्वेस्टर, तो आप उनको फंडिंग करते हैं, वो फंडिंग आगे जो स्टार्टअप है उनको भी फंडिंग मिलती है। ठीक। तो फंडिंग भी पूरी मिलती है वहाँ। तो एक पर्टिकुलर स्टेक कंपनी में उन्होंने खरीद लिया, हाँ जी, कि 20% पे या 25% पे फंडिंग दे दी और प्रॉफिट शेयरिंग हो गई और सक्सेसफुल होता है। सक्सेसफुल हो गया। ठीक है सर, बहुत सारी जानकारी आपसे मिली। कोई इन्वेस्ट करना चाहता है यूएई में या फिर बिजनेस चलाना चाहता है, इसके बारे में हमने बहुत कुछ आपसे सीखा। उम्मीद करते हैं जो लोग सुनेंगे उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।